वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द टॉपिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, जिसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में बात की थी। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला है फिशन। फिशन यानी कि खंडन, जिसमें कि एक कोशिका, एज यू ऑलरेडी नो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन में एक ही कोशिका या एक ही जीव से ही आगे संतति कोशिकाएं और संतति जीव यानी कि आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। सो खंडन में क्या है, फिशन में क्या होता है कि जो एकल जीव है, जो इंडिविजुअल है, वो या तो दो इंडिविजुअल्स में ब्रेक होता है। बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये मोड फॉलो किया जाता है। सो सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेल्स। अगर वो 2 में कन्वर्ट होता है, 2 में ब्रेक डाउन होता है, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन and it is followed in examples are amoeba and leishmania. And if it divides into more than 2 cells, जब 2 से ज्यादा सेल्स बन जाते हैं, कोशिकाएं बन जाती हैं, then it is called multiple fission या बहुखंडन। और जब सिर्फ दो में ही टूटती है एक कोशिका, then it is called द्विखंडन या बाइनरी फिशन। ये जो बाइनरी फिशन अमीबा में फॉलो होता है, इसका डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये डायग्राम और एक हम बात करेंगे बडिंग की, जो हाइड्रा में फॉलो होती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। सो अमीबा में बाइनरी फिशन, जिसका कि डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि साइंस में डायग्राम्स बनाना, जो ड्राइंग है, जो नीटनेस है, नो डाउट इट इज इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है लेबलिंग, नामांकित करना। यानी कि उन पार्ट्स के, उन हिस्सों के नाम आपके बिल्कुल अप्रोप्रिएटली लेबल्ड होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आपने एक सेल दिखाया, सो आप इसे बोल देंगे पेरेंट सेल या जनन कोशिका, और ये बीच में हमें केंद्रक को हाईलाइट करना है, और किसी भी पार्ट को दिखाने की यहाँ जरूरत नहीं है। देन क्या होता है कि सेल और अंदर ये न्यूक्लियस अपना साइज इंक्रीज करता है, एक स्ट्रेच, वो खिंचते हैं, साइज में बड़े होते हैं। एंड नेक्स्ट वाले में वो और खिंचते खिंचते बिल्कुल एक ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन तक आ जाते हैं, जिसे हम लिखते हैं इलोंगेटिंग न्यूक्लियस या बढ़ता हुआ केंद्रक। उसके बाद आप जो फोर्थ स्टेप दिखाएंगे, इसमें 2 सेल्स, 2 कोशिकाएं अलग करते हुए दिखा देंगे, बिल्कुल अलग हो गई एक दूसरे से, एंड दे विल बी कॉल्ड डॉटर सेल्स या संतति कोशिकाएं। संतति मीन संतान, जो नेक्स्ट जनरेशन अब इसमें डेवलप हो गई। बहुत ही सिंपल डायग्राम है एंड 2 मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। फाइन। सो इस डायग्राम को और लेबलिंग की बहुत प्रैक्टिस आपने करनी है। नाउ वी मूव टू, अच्छा एक चीज और है कि ये तो हमने अमीबा की बात की। अब आप लीशमैनिया में क्या होता है, वो भी 2 पार्ट्स में ही, 2 सेल्स में टूटती है, लेकिन लीशमैनिया में एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, इसमें क्या है कि एक पॉइंट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका इमर्ज हो रहा होता है, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। अमीबा तो अपनी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से ही मूव कर लेता है, लेकिन लीशमैनिया में एक अलग से स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये अब होता क्या है कि ये इसको आप वर्टिकली ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के तो 2 हिस्से हो रहे हैं, दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। अगर ये वर्टिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो फ्लैजिला है, वो तो फिर एक ही के पास रह जाएगा, पेरेंट के पास। जो डॉटर सेल बनेगा उसको तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सो वो लीशमैनिया तो नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही ये डिवाइड करता है, यानी उसी हिस्से से जहां पर वो पॉइंट से फ्लैजिला इमर्ज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो फ्लैजिला ग्रो करता है, वहां से इमर्ज हुआ, दूसरा वाला उसकी कॉपी बननी शुरू हुई, एंड देन इट फुली ग्रोज, एंड देन न्यूक्लियस और पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो जाता है। सो वहां भी बाइनरी फिशन हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से। एंड इन प्लाज्मोडियम क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एंड दे डिवाइड इनटू मोर देन 2 सेल्स। सिंपली उसका एक ये है कि 2 में ना टूट करके वो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम की तरह ही मल्टीपल फिशन करता है, जब फूड की स्कार्सिटी होती है, मतलब भोजन की कमी होती है। तो इन दैट सिचुएशन अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेता है, बट उसके अराउंड एक हार्ड सी कवरिंग डेवलप कर लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके, एंड इट वेट्स फॉर द कंडीशंस टू बिकम फेवरेबल। सो जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं, वो सिस्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड दीज मेनी न्यूक्लियाई दे गेन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड देन दे फॉर्म मल्टीपल अमीबा, एंड इन दैट सिचुएशन वो मल्टीपल फिशन परफॉर्म करता है। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट मोड की ओर, विच इज फ्रेगमेंटेशन। सो द नेक्स्ट mode we are going to discuss is fragmentation, या हिंदी में हम इसे बोलेंगे विखंडन।
एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट इंडिविजुअल है उसकी बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है। ये इनका रिप्रोड्यूस करने का मेथड है। एक से बहुत सारी और कोशिकाएं और ऑर्गेनिजम्स बनाने का तरीका है कि पेरेंट इंडिविजुअल की बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, एंड ईच पीस, हर टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। सो ये अपना रिप्रोडक्शन का इनका मेथड ये है कि अपने आप को ब्रेक करते हैं और फिर वही सारे जो ब्रोकन पीसेस हैं दे गेट ग्रोन अप इनटू फुल इंडिविजुअल्स, कंप्लीट इंडिविजुअल्स। इट इज फॉलोड बाय स्पायरोगैरा। जैसा कि आप देखते हैं पॉन्ड की एक बॉटम पे जो काई सी जमी होती है, एक टाइप का एल्गा है, ये शैवाल है स्पायरोगैरा। एंड नेक्स्ट मेथड है रीजनरेशन या पुनर्जनन, जो कि हाइड्रा और प्लैनेरिया में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का, बेसिकली ये पूरी तरह से रिप्रोडक्शन नहीं है, ये प्रजनन की विधि नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी का कोई हिस्सा लॉस्ट हो गया, कट गया किसी वजह से, तो जो मेन बॉडी है, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो मेन बॉडी है जिसमें कि कुछ स्पेशलाइज, कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, वो अपने कटे हुए हिस्से को, कट पीस को, कट पार्ट को दोबारा ग्रो कर लेते हैं, जैसा कि लिजर्ड में होता है। आपने बहुत बार देखा होगा पूंछ कटी छिपकली, तो वो जो लिजर्ड है जिसकी टेल कट चुकी होती है, कुछ टाइम के बाद उसकी टेल वापस रीग्रो हो जाती है। रीजनरेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली या पार्शियली फॉलो करते हैं। मतलब कुछ जो है, जैसे अगर हम अपनी भी बात करें तो अगर कोई स्किन की लेयर हमारी हट जाती है तो वो दोबारा आ जाती है, हेयर हमारे कट जाते हैं, नेल्स कट जाते हैं तो वो दोबारा रीग्रो हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे सेल्स अंदर डाई हो जाते हैं एंड दे अगेन मल्टीप्लाई करके वो अपनी संख्या पूरी कर लेते हैं। जैसे अगर हम उसकी बात करें कि समटाइम्स हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट वो दोबारा भी बन जाते हैं। सो किसी ना किसी फॉर्म में रीजनरेशन सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, कंप्लीटली और पार्शियली। सो हाइड्रा और प्लैनेरिया का, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर स्पेशलाइज्ड सेल्स उस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हैं तो वो कट वाले हिस्से को, टूटे हुए अलग हुए हिस्से को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है रीजनरेशन, रीजनरेट करना, पुनर्जनन। फाइन, ये पूरी तरह से हम इसे रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, बट स्टिल ये उसी का एक मोड में माना जाता है। अब हम चलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मेथड की ओर, जिसे कहते हैं बडिंग या मुकुलन। हाइड्रा में रीजनरेशन भी हो पाता है और ये जो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करता है ये मुकुलन या बडिंग से करता है। सो बडिंग या मुकुलन जो कि हाइड्रा और यीस्ट में फॉलो किया जाता है। हाइड्रा की बॉडी इस तरह की होती है, इसमें एक साइड से आउटग्रोथ निकलने लगती है, मतलब कि एक हिस्सा थोड़ा सा बाहर आने लगता है। इसी आउटग्रोथ को हम बड या मुकुल कहते हैं, जिसे आप डायग्राम बनाते समय लेबल जरूर करेंगे। आफ्टर दैट ये हिस्सा बड थोड़ा ग्रो करने लगता है एंड इन द लास्ट स्टेप आप सीधा शो कर देंगे कि एक फुली ग्रोन इंडिविजुअल, एक फुली ग्रोन बॉडी जो है वो इसके साथ ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप डिटैच करने की सिचुएशन इसे दिखा देंगे कि ये बिल्कुल अब नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ, ये इससे अलग हो जाएगी। एंड लेबलिंग में आप इसे पेरेंट बॉडी, जनक जीव, और डॉटर ऑर्गेनिज्म या संतति जीव लिखेंगे। तो ये सिंपल से 3 स्टेप हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे हम फ्लावर वास बनाते हैं कि एक फूलदान बना दिया, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत डिफिकल्ट डायग्राम इसका नहीं है। यीस्ट का भी वैसे ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रा का जो बडिंग है, यीस्ट की भी बडिंग है, जिसे आप डायग्राम में जो ऑलरेडी ड्रॉन ये एक पिक्चर है इसमें देख सकते हैं। यीस्ट का भी डायग्राम आ जाता है, पर जितना हाइड्रा का ज्यादा पूछा जाता है उतने उसके कंपैरेटिवली यीस्ट कम पूछा जाता है। बट यीस्ट में भी बडिंग होती है, बट उसकी बडिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार एग्जाम में क्या हुआ, यीस्ट की बडिंग पूछी गई, सो बच्चों ने हाइड्रा की बडिंग, क्योंकि उन्हें लगता है बडिंग तो सिर्फ हाइड्रा का ही हमने डायग्राम देखा है, वही बनाना सीखा है। ऐसा नहीं है, हाइड्रा और यीस्ट, ये ध्यान रखिएगा कि बडिंग किस में पूछी जा रही है। सो यीस्ट वाला डायग्राम वो है, उस तरह से बनाना है आपने कि जिसमें आउटग्रोथ जो है वो ग्रो होती जाती है एंड देन दे गेट अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। सो दोनों डायग्राम में डिफरेंस लेकर के चलिए, अदरवाइज आपके 2 नंबर ऐसे ही बेकार में लूज हो जाएंगे। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5th मेथड की ओर। सो द नेक्स्ट एंड 5th मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु समासंग, जो कि राइजोपस या पेंसिलियम में फॉलो किया जाता है। आपने ब्रेड के ऊपर फफूंद लगी हुई देखी होगी, छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है कि हम इसे कवक या फंगस कहते हैं। बेसिकली इट इज राइजोपस। सो उसमें इस पिक्चर की तरह आप देख सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन यानी कि छोटे छोटे सी रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो थिक वॉल से कवर रहती हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, व्हेन दे गेट मॉइस्चर एंड प्रॉपर टेम्परेचर,
तब ये वॉल ब्रेक हो जाती है और इसमें से ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं एंड दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, कंप्लीट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। एंड दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, या बीजाणु जो अंदर स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो छोटे छोटे जो हैं वो प्रजनन संरचनाएं हैं जो प्रजनन करने के लायक हैं या जो नए इंडिविजुअल में ग्रो हो सकती हैं। ये डायग्राम वैसे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट वन ऑफ द मेथड में आपसे पूछा जा सकता है कि लाइक इसके एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो 6th मेथड है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। ये ज्यादातर ना प्लांट्स में, पौधों में फॉलो किया जाता है। ऐसे पौधे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं कर सकते। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था कि फ्लावर या फूल जो है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन जो प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं है, जिनमें फूल नहीं आते, सो वो किस तरह से अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरह से ग्रो करते हैं, दे फॉलो दिस मेथड। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है मीन्स पौधे के कायिक हिस्से यानी कि वेजिटेटिव हिस्से, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव हिस्से, प्रजनन अंग, एक होते हैं कायिक हिस्से या वेजिटेटिव पार्ट। उनमें से किसी एक वेजिटेटिव पार्ट में से कोई प्लांट ग्रो करता है। तो कोई करता है लीव से, पत्तियों से, जिसमें कि एग्जांपल आपसे पूछा जाता है ज्यादातर ब्रायोफाइलम, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि लीव्स के जहां नॉचेस होते हैं ना, जो आपको लाइंस नजर आ रही होती है, वहीं से नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। दूसरा है बाय स्टेम्स या तनों से। तो स्टेम में आप बात करेंगे तो पोटैटोस की। आपने ये घर में भी कई बार देखा होगा कि पोटैटोस के ऊपर ना कई जगह छोटे छोटे से होल नजर आ रहे होते हैं, जिन्हें हम आलू की आंखें या आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं, लाइक दिस। सो इनमें क्या होता है, जब बहुत टाइम तक आलू पड़े रहते हैं तो मॉइस्चर और हीट का कॉम्बिनेशन जब इन्हें मिल जाता है तो आपने देखा होगा वहीं से एक छोटी सी स्टेम, एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो रहा होता है। बस इसी को फेवरेबल और कंडीशन देने की जरूरत होती है कि हम इसे कहीं मिट्टी में अगर इसे खोद के डाल देते हैं तो ये वहां से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। एंड थर्ड इज बाय रूट्स। जैसे पोटैटोज में हो रहा था स्टेम, बिकॉज पोटैटो सोलन हिस्सा है, हमें ऐसा लगता है जैसे ये रूट है, एक्चुअली इट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। और रूट्स में आप एग्जांपल लेंगे स्वीट पोटैटो का। एंड जैसा कि अब आप पिक्चर में देख रहे हैं तो स्वीट पोटैटोज में सेम जैसे स्टेम्स में होता है उसी तरह से इनके भी कुछ हिस्सों से नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सो आज हम जो वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वर्कशीट 66, और इसका लिंक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल लिंक शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन रेफर इट फॉर एनी टाइम इन द फ्यूचर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? तो नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन बाइनरी फिशन मीन्स द वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। एंड इफ वन सेल डिवाइड्स इनटू मेनी सेल्स, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड, किस तरह से किसी जीव को फायदा होगा इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो स्पोर्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, और जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तब तक वो स्पोर्स जो है वो थिक वॉल में कवर रहते हैं, एक मोटी परत के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करने का फायदा ये है कि द ऑर्गेनिज्म कैन वेट फॉर कंडीशंस टू बिकम फेवरेबल, एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल मैनी न्यू इंडिविजुअल्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम दोज मल्टीपल स्पोर्स। ये फायदा है। Question number 3, can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration? जो पुनर्जनन, जैसे हमने लिजर्ड वाली बात की थी कि ऐसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो रीजनरेशन से नए इंडिविजुअल को ग्रो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो ये जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स की बात की उसमें हाइड्रा प्लानेरिया में ये थोड़े से सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी हिस्से को रीजनरेट कर पाते हैं। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस बॉडी में होना, हर मतलब मोस्ट ऑफ द जगह वो स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस होना डिफिकल्ट हो जाता है, और जब तक वो स्पेशल सेल्स नहीं होंगी, वो खास कोशिकाएं नहीं होंगी, तब तक उस हिस्से को ग्रो नहीं किया जा सकता। Fine. So because the complicated structure organism, they don't have the special cells to regenerate the lost part. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plant? कुछ प्रकार के पौधों के लिए कायिक प्रवर्धन विधि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही फॉलो क्यों किया जाता है?
बिकॉज सिंपल सी बात है, दोज प्लांट्स, ऐसे पौधे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो बिना फूलों वाले पौधे होते हैं और वे लैंगिक जनन नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दे आर ग्रोन विथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड सेकेंड थिंग, वो मोर इसमें एक और बेनिफिट होता है कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो कम टाइम में, कम समय में ही ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट इस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। एंड एक और फायदा भी होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल, नया पौधा है ना, वो अपने पेरेंट पौधे से काफ़ी आइडेंटिकल होता है, तो वो फीचर्स कंटिन्यू हो जाते हैं, वो फीचर्स जो गुण हैं वो कैरी हो जाते हैं। जबकि लैंगिक जनन होगा, फ्लावरिंग होगा, तो मेल फीमेल गेमीट्स की बात आएगी। सो वहाँ डिफरेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं। सो उसके अलग अपने बेनिफिट्स हैं। और जो नहीं कर सकते या कम टाइम में हमें बहुत सारे पौधे या प्लांट्स चाहिए और आइडेंटिकल चाहिए, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस की जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्कशीट 66। और रिप्रोडक्शन का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंथी है, अभी बहुत सारी बातें इसमें हमें और जाननी है जो आने वाले दिनों में वर्कशीट्स और वीडियोस के थ्रू हम बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, एक चीज़ आपने और भी लर्न रखनी है और हमेशा उस सीख को याद रखना है कि हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और आजकल के टाइम में हमें 3 बातों का खासकर ख्याल रखना है। वैक्सीनेशन बेटा आ भी जाए, कोरोना की वैक्सीन बन जाए, हम लोग उसको, हमें मिल भी जाए, लग भी जाए, सब कुछ ठीक है, इवन देन हम ये 3 बातें हमेशा अपनी रूटीन में फॉलो करें। मास्क, सैनिटाइजिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये इतनी अच्छी हैबिट्स हैं, पता नहीं आने वाले टाइम में किस किस तरह की हमें डिजीजेज और झेलनी पड़ेंगी। सो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगी। सो कीप ऑन लर्निंग, अपना ध्यान रखिए, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।